नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका टाइटल है प्लेटोज़ कंसेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग, अर्थात प्लेटो के दार्शनिक राजा की अवधारणा। देखिए, प्लेटो के विचारों पर हम जानते हैं कि एथेंस की शासन प्रणाली का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था और प्लेटो एथेंस के लोकतंत्रात्मक शासन के दोषों से भी भली भांति परिचित था और इसी कारण प्लेटो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली से असंतुष्ट था। और हम देखते हैं कि प्लेटो के गुरु सुकरात के प्राणदंड का कारण भी लोकतंत्र की कमजोरियां ही थी, लोकतंत्र की दुर्बलताएं ही थी। और उस समय शासकों के चुनाव में शिक्षा और योग्यता पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, जिससे शासन सत्ता क्या होता था कि अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में चली जाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो के समय में लोकतंत्र में कुछ दोष थे और प्लेटो इन दोषों को दूर करने के लिए और एक ऐसे समाज कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता था जिसकी बागडोर दार्शनिक राजा के हाथों में हो। और इस संदर्भ में हम देखते हैं कि प्लेटो ही प्रथम और संभवतः अंतिम विचारक था जिसने ये प्रतिपादित किया कि किसी भी राज्य का शासन जो है वो सबसे अधिक धनी, सबसे अधिक महत्वाकांक्षी या सबसे अधिक धूर्त व्यक्तियों के द्वारा नहीं, बल्कि सबसे अधिक बुद्धिमान और सबसे अधिक विवेकी व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए। और स्वयं प्लेटो भी अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखते हैं कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते या इस जगत के राजाओं को दर्शन की शिक्षा, दर्शन की प्रेरणा और दर्शन की शक्ति नहीं मिल जाती, तब तक हमारे नगर राज्यों के कष्टों का, तब तक हमारे नगर राज्यों के पापों का और तब तक हमारे नगर राज्यों की सामाजिक बुराइयों का अंत नहीं हो सकता। और इसीलिए प्लेटो दार्शनिक राजा की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं। हम देखते हैं कि प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा के 3 गुण हैं: विजडम अर्थात विवेक, स्पिरिट अर्थात साहस तथा एपिटाइट अर्थात तृष्णा। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो मानवीय आत्मा के 3 तत्व बताता है और इन्हीं के अनुरूप प्लेटो समाज को भी 3 भागों में विभाजित करता है और वे वर्ग होंगे शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। और हम देखते हैं कि प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है वह विवेक तत्व की प्रधानता वाले वर्ग में आता है। हम देखते हैं कि प्लेटो को यह दृढ़ विश्वास था, या फिर हम कह सकते हैं कि प्लेटो की यह मूलभूत मान्यता थी कि जब तक शासन जो है वो दार्शनिक शासकों को नहीं सौंपी जाएगी तब तक राज्य में सुव्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती और तब तक राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती। और यही कारण था कि प्लेटो ने एक ऐसी शिक्षा योजना भी बनाई जिससे कि दार्शनिक शासक उत्पन्न हो सकें। प्लेटो को ये विश्वास था कि दार्शनिक शासक ही राज्य के सामाजिक जीवन में आई हुई बुराइयों को दूर करने में सफल हो सकते हैं। और अब यदि हम प्लेटो के दार्शनिक राजा के अर्थ की बात करें तो हम देखते हैं कि सामान्य अर्थों में हम फिलोसोफर अर्थात दार्शनिक को क्या मानते हैं, किसी विषय का विशेषज्ञ मानते हैं, परंतु प्लेटो के संदर्भ में ऐसा नहीं था। प्लेटो ने दार्शनिक का अर्थ व्यापक बताया है, अर्थात व्यापक रूप में बताया है और उसके अनुसार दार्शनिक होने का मतलब था विवेकशील होना, दार्शनिक होने का मतलब है सत्यवादी होना, दार्शनिक होने का मतलब है आत्मनियंत्रित होना और दार्शनिक होने का मतलब है नीतिपरायण होना। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लेटो के अनुसार दार्शनिक का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जो वैज्ञानिक चिंतन की शक्ति से संपन्न हो, या फिर हम शॉर्ट में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि दार्शनिक का मतलब है विवेक का शासन अथवा बुद्धि का शासन। यदि हम प्लेटो के दार्शनिक शासक की विशेषताओं की हम बात करें तो हम देखते हैं कि दार्शनिक जो शासक है वो राज्य के 3 वर्गों में से जो ज्ञान प्रधान वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व करता है और प्लेटो ने इसी कारण शासक वर्ग के लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्रणाली और शिक्षा पद्धति की व्यवस्था की है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो ने दार्शनिक शासकों के लिए साम्यवाद का भी सिद्धांत प्रस्तुत किया है और
प्लेटो कहता है कि शासकों को स्त्री और संपत्ति से मुक्त रखा जाना चाहिए। उसने शासकों को अलग अलग परिवारों के बंधनों में न डालकर एक सम्मिलित परिवार का सदस्य होने की योजना बनाता है अपने साम्यवादी सिद्धांत के माध्यम से। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है वो पूर्णतः निस्वार्थी होता है। वो राज्य के हितों को ही अपना हित समझता है। और प्लेटो ने शासकों के लिए स्त्री और संपत्ति का साम्यवाद इसीलिए बनाया है ताकि प्लेटो का शासक निस्वार्थ भाव से अपना शासन चला सके। साथ ही प्लेटो का ये भी मानना है कि जो दार्शनिक शासक है वो पूर्ण ज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। प्लेटो का ये विश्वास था कि जो शासक है वो एक अच्छा राजनीतिज्ञ, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता और अच्छा शासक होना चाहिए। और इसी कारण प्लेटो ने, हम देखते हैं कि शासकों के लिए एक लंबी शिक्षा योजना प्रस्तुत की है। हम कह सकते हैं कि ज्ञानियों की सरकार में ही प्लेटो का पूर्ण विश्वास था। साथ ही हम देखते हैं कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक को निरंकुश शासक का रूप दिया है। इसमें एक ओर प्लेटो जहां शासकों को अनियंत्रित शक्तियां प्रदान करता है तो दूसरी ओर वह निरंकुश शासन का विरोध भी करता है। और दार्शनिक जो शासक है वो पूर्ण रूप से निरंकुश न हो जाए, इस कारण से प्लेटो उस पर कुछ बंधन भी लगाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो कानून से ऊपर है। अर्थात जो दार्शनिक राजा है वो किसी कानून या किसी नियम से बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि इनका निर्माण उन सामान्य लोगों के द्वारा ही किया जाता है जो कि सत्य को पूरी तरीके से नहीं जानते, पूरी तरीके से नहीं पहचानते। इसलिए जो दार्शनिक राजा है वो प्रत्येक कानून से ऊपर है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि दार्शनिक राजा की जो शक्तियां हैं वो भी निरपेक्ष और अंतिम है, क्योंकि उसके समान राज्य में दूसरा कोई नहीं हो सकता। और दार्शनिक जो राजा है उसकी शक्तियों का आधार प्लेटो विवेक बताता है, बुद्धि बताता है, उसकी योग्यता बताता है। इसलिए जो जनता है वो राजा को चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें यह माना गया है कि जो दार्शनिक राजा है वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। लेकिन प्लेटो ये मानता है कि दार्शनिक राजा को भी संविधान के कुछ मौलिक नियमों को मानना पड़ता है और उनके अनुसार कार्य करना पड़ता है, ताकि जो दार्शनिक राजा है वो पूर्ण रूप से निरंकुश न हो सके। और अब यदि हम प्लेटो के दार्शनिक राजा के कर्तव्यों की बात करें, उसके दायित्वों की बात करें, उसके कार्यों की हम बात करें, तो हम देखते हैं कि इस संदर्भ में प्लेटो के दार्शनिक राजा का जो प्रथम दायित्व है वो है राज्य में धन और निर्धनता के प्रवेश को रोकना। मतलब कि कोई अधिक धनी और कोई अत्यधिक निर्धन न हो जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि अत्यधिक धन से राज्य में विलासिता, आलस, वैमनस्य, द्वेष भाव, ईर्ष्या आदि पैदा होते हैं। और जबकि हम देखते हैं कि अत्यधिक दरिद्रता से राज्य में अनेक प्रकार के कुकृत्य और अनेक प्रकार के अपराध समाज में बढ़ते हैं। इसलिए दार्शनिक राजा का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो राज्य में धन का और निर्धनता का प्रवेश होने से रोके। और इसी प्रकार प्लेटो के दार्शनिक राजा का एक कर्तव्य यह भी है कि वो राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए, राज्य की एकता को कायम रखने के लिए राज्य की सीमा को न तो अत्यधिक बढ़ाए और न ही उसको अत्यधिक कम करे। अर्थात राज्य का जो आकार है वो इतना होना चाहिए कि वो राज्य स्वयं में आत्मनिर्भर हो सके। राज्य में सही गलत, अच्छा बुरा, उचित अनुचित का निर्णय करके न्याय व्यवस्था को बनाए रखना भी दार्शनिक राजा का परम कर्तव्य है। इसी प्रकार प्लेटो का यह भी मानना है कि एक दार्शनिक राजा को अपने राज्य के भीतर शिक्षण पद्धति और शिक्षा पद्धति को भी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इसके बदलने से राज्य के जो समस्त मूलभूत नियम हैं वो भी धीरे धीरे बदल जाते हैं। अब यदि हम दार्शनिक राजा के सिद्धांत की आलोचनाओं पर बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो प्लेटो द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक राजा की जो अवधारणा है, दार्शनिक शासक की जो अवधारणा है, वो स्वयं में एक अव्यावहारिक अवधारणा है। क्योंकि हम देखते हैं कि प्लेटो अपने दार्शनिक शासन में और दार्शनिक शासक में गणित, नीतिशास्त्र, तर्कशास्त्र, ज्योतिष जैसे विषयों पर विशेष ध्यान देता है, जबकि शासन की सफलता के लिए इन विषयों के साथ साथ मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति जैसे विषयों का भी ज्ञान होना बेहद जरूरी रहता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो अपने दार्शनिक राजा की अवधारणा में निरंकुश शासन का समर्थन करता है, जबकि वर्तमान की प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में इस प्रकार के निरंकुश शासन की अवधारणा को सिरे से खारिज किया जाता है।
इसी प्रकार हम ये भी देखते हैं कि प्लेटो के राज्य में नागरिक जो हैं वो राज्य रूपी मशीन के पुर्जे बनकर रह जाएंगे, क्योंकि प्लेटो उनके लिए किसी प्रकार की स्वतंत्रता और विवेक की बात नहीं करता है। अतः ये जो स्थिति बनेगी वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं हो सकती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो का जो दार्शनिक शासक की अवधारणा है उसकी अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है। कुछ विद्वान इसे अनैतिहासिक बताते हैं, कुछ इसके सामने इसको लागू होने में व्यवहारिक कठिनाइयों की बात करते हैं, तो कुछ मनोवैज्ञानिक रूप से इसकी आलोचना करते हैं, तो कुछ विद्वान सत्ता के दुरुपयोग की संभावनाओं से भी इनकार नहीं करते। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जो प्लेटो द्वारा प्रतिपादित शासन की अवधारणा है उसका तात्पर्य है कि शासन करना एक कला है और शासक वही व्यक्ति होना चाहिए जो कि उस कला में निपुण हो या उस कला का कुशल ज्ञाता हो या उसमें विशेषज्ञ हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि दार्शनिक शासक से तात्पर्य है विवेक का शासन। और प्लेटो ये मानता था कि यदि शासन की बागडोर विवेकी, विशेषज्ञ और प्रशिक्षित शासकों के हाथों में आ जाएगी तो राज्य में न्याय की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। धन्यवाद। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। एक नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।